चीकू स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और अपने पिता मोहन से बोलता है। पापा, बाहर तेज तूफान और आंधी चल रही है। कुछ समय बाद बारिश शुरू हो जाएगी और मेरे पास छाता नहीं है। आपने कहा था कि इस साल आप मुझे छाता देंगे। चीकू की बात सुनकर उसके पिता मोहन, जो कि बांस की लकड़ी से टोकरी बना रहे होते हैं, वो अपनी जगह से खड़े होकर अपने बेटे से बोलते हैं। बेटा, अभी बारिश नहीं हो रही, तुम अभी स्कूल के लिए निकल जाओ। मैं 1 से 2 दिन के अंदर तुम्हारे लिए एक अच्छी सी छतरी ले आऊंगा। ठीक है पापा। इतना बोलकर चीकू अपने घर से निकल जाता है। वो अभी थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से चीकू एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है, लेकिन बारिश नहीं रुकती। जिसके बाद चीकू भीगता हुआ स्कूल जाता है और जब चीकू स्कूल जाता है तो उसे गीला देखकर उसकी टीचर उसे डांटते हुए बोलती है। चीकू, आज तुम इतनी लेट स्कूल आए हो? तुम तो एक इंटेलिजेंट बच्चे हो और हमेशा समय पर आते हो, और आज इतनी लेट, वो भी भीगे हुए। तुम छाता लेकर क्यों नहीं आए बाकी बच्चों की तरह? हाँ, मैं तुम्हें इस तरह से क्लास में बैठने नहीं दे सकती, तुम तो भीगे हुए हो। टीचर, मेरे पास छतरी नहीं है। मेरे पिताजी ने बोला है कि वो बहुत जल्द मेरे लिए एक छतरी ला देंगे। चीकू की बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं, जिसके बाद टीचर सभी बच्चों को चुप करवाकर चीकू से बोलती है। चीकू, मैं तुम्हें क्लासरूम में नहीं आने दे सकती, इसीलिए जब तक तुम सूख नहीं जाते तब तक तुम क्लासरूम के बाहर खड़े होकर ही पढ़ाई करोगे। बेचारा चीकू अपनी टीचर की बात मान लेता है और क्लासरूम के बाहर खड़े होकर पढ़ाई करने लगता है। छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे अपना बैग और छतरी लेकर घर जाने लगते हैं और चीकू बारिश में भीगता हुआ घर जाता है। जब चीकू गीला घर जाता है तो चीकू को गीला देख उसकी माँ रमा अपने पति मोहन से बोलती है। हमारा चीकू पढ़ने लिखने में कितना तेज है। हर साल जब भी मॉनसून आता है हमारे चीकू की पढ़ाई छूट जाती है। कभी वो गीला स्कूल जाता है तो कभी लेट स्कूल जाता है, कभी कभी तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है जिस कारण उसकी पढ़ाई छूट जाती है। और ऐसा कब तक चलता रहेगा मुझे कुछ भी नहीं पता। आप इस बार पैसे जोड़कर मेरे बच्चे के लिए एक छाता खरीद दो। रमा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, पर तुम तो जानती हो ना, बांस की टोकरियों से। पर मैं इस बार चीकू के छाते के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। मैं जल्द ही उसके लिए छतरी ले लूंगा। जिसके बाद रमा चीकू को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। अब इसी तरह से अगले दिन चीकू फिर से स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन भारी वर्षा होने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता और एक बार फिर रमा मोहन से छतरी के लिए लड़ने लगती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और भारी वर्षा होने की वजह से चीकू की पढ़ाई भी छूटने लगती है। जिसके बाद मोहन खुद से बोलता है। बस बहुत हुआ। अगर मैं इस बांस की लकड़ियों से टोकरी बना सकता हूँ तो मैं अपने बेटे के लिए छाता भी बना सकता हूँ। अब मैं उसके लिए लकड़ी का छाता बनाऊंगा। इतना बोलकर मोहन अपने बेटे चीकू के लिए लकड़ी का छाता बनाने लगता है और पूरे दिन की कड़ी मशक्कत करने के बाद आखिर मोहन अपने बेटे के लिए लकड़ी का छाता बना ही लेता है। और अगले दिन जब चीकू स्कूल जाने के लिए उठता है तो भारी वर्षा होते हुए देख वो एक बार फिर से उदास हो जाता है। जिसके बाद मोहन अपने हाथों से बनाई हुई लकड़ी की छतरी चीकू को देता है और उससे बोलता है। बेटा, अब तुम्हें बारिश के मौसम में घर में बैठने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये लकड़ी की छतरी बनाई है। अब तुम इसे लेकर स्कूल जाओ। वाह पापा, ये लकड़ी का छाता तो सच में बहुत सुंदर है। अब मैं इस छतरी को लेकर स्कूल जाऊंगा और अपने सभी दोस्तों को दिखाऊंगा कि मेरे पिता ने मेरे लिए अपने हाथों से लकड़ी का छाता बनाया। इतना बोलकर चीकू फटाफट स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और छतरी को लेकर निकल जाता है। परंतु लकड़ी की बनी हुई वह छतरी काफी भारी होती है, जिस वजह से चीकू के हाथों में दर्द होने लगता है और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और छतरी को साइड में रखकर खुद से बोलता है। ये छतरी कितनी भारी है, मेरे तो हाथों में दर्द होने लगा। स्कूल का इतना भारी बैग, ऊपर से छतरी भी इतनी भारी है। पर मैं क्या करूं? मैं छतरी को लेकर घर नहीं जा सकता। अगर घर गया तो पापा का दिल टूट जाएगा। आखिर कितनी मुश्किलों से उन्होंने मेरे लिए छतरी बनाई है। इतना सोचकर चीकू उदास होकर वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ एक साधु भीगते हुए आते हैं और वो भी चीकू के पास जाकर खड़े हो जाते हैं
जिसके बाद साधु बाबा चीकू से बोलते हैं। बेटा, स्कूल के कपड़ों में तैयार हो, तुम्हारे पास छाता भी है, पर फिर भी तुम यहाँ उदास बैठे हो। तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है, पर मेरा छाता लकड़ी का बना हुआ है और ये बहुत भारी है। चीकू की समस्या सुनकर साधु बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और उस छाते पर फूंक देते हैं, जिसके बाद साधु बाबा चीकू से बोलते हैं। अब ये छतरी भारी नहीं है, अब तुम इसे लेकर आराम से स्कूल जा सकते हो। इतना बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और साधु बाबा के कहने पर चीकू एक बार फिर उस छतरी को उठाता है, लेकिन इस बार वो छतरी काफी हल्की होती है, जिस वजह से चीकू जल्दी जल्दी अपने स्कूल जाता है। और जब सभी बच्चे और टीचर चीकू की लकड़ी की छतरी देखते हैं तो वो लोग बड़े हैरान होते हैं और चीकू सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद वर्षा तेज होने लगती है और तेज आंधी, तूफान और बिजली कड़कने लगती है, जिस वजह से काफी बच्चों की छतरियां टूट जाती है तो कुछ की हवा में उड़ जाती है, लेकिन चीकू के छाते को कुछ नहीं होता। जिसके बाद चीकू अपने कुछ दोस्तों को अपनी छतरी में आने के लिए बोलता है। चीकू के कुछ दोस्त जब छतरी के नीचे आते हैं तो छतरी अपने आप बड़ी हो जाती है और इस छतरी से चीकू सभी को अपनी छतरी के नीचे खड़ा कर लेता है और अपने घर जाता है। ये देख सभी गांव वाले बड़े हैरान होते हैं और जब चीकू अपने घर पहुंच जाता है तो गांव वाले चीकू के पिता के पास आते हैं और उससे बोलते हैं। मोहन भाई, चीकू के पास तो जादुई छतरी है, हम सबने अपनी आंखों से देखा है। वो छतरी अपने आप बड़ी होती जा रही थी। ये सब सुनने के बाद मोहन को विश्वास नहीं होता, जिसके बाद मोहन उस छतरी को खोलकर कुछ लोगों को अपनी छतरी के नीचे खड़ा करता है और वो देखता है कि वो छतरी सच में अपने आप बड़ी हो रही है। जिसके बाद सभी गांव वाले उस छतरी का सदुपयोग करने के लिए मोहन को एक आइडिया देते हैं। मोहन भाई, तेज वर्षा होने की वजह से हमारी फसल को बहुत नुकसान हो रहा है और हम इस छतरी की मदद से अपनी फसल साथ ही वर्षा के पानी को जमा कर सकते हैं। वो कैसे? मोहन, हम चीकू की छतरी लेकर बांध और खेत के बीच में खड़ा कर देंगे, जिस वजह से बारिश का सारा पानी बांध में आ जाएगा और छतरी के नीचे फसल होने की वजह से हम सभी गांव वालों की फसल भी बच जाएगी। उस आदमी के कहने पर मोहन उसकी बात मान जाता है और वैसा ही करता है और छतरी के नीचे जितने भी खेत होते हैं वो सभी बारिश की वजह से खराब नहीं हो पाते और बारिश का सारा पानी बांध नहर में जमा हो जाता है। जिसके बाद बारिश का मौसम खत्म हो जाता है और गांव वालों के पास बारिश का पानी स्टोर हो जाता है। जादुई अंडों की खेती। गोपाल की अपनी खुद की एक छोटी सी अंडे की दुकान थी, तो वहीं थोड़ी ही दूर पर विक्रम नाम के एक व्यक्ति की भी अंडे की दुकान थी। गोपाल के अंडे की दुकान काफी चला करती थी। इस बात से विक्रम को गोपाल से काफी घृणा भी होती थी। ऐसे ही एक दिन विक्रम की पत्नी दुकान पर आ जाती है और विक्रम से बोलती है, अरे तुम क्या करते हो सारा दिन दुकान पर? तुम्हारे पास मक्खी मारने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। तुमने देखा नहीं, गोपाल की दुकान पे हर समय कितनी भीड़ लगी रहती है। अरे इतनी गर्मी में भी लोग गोपाल के अंडे ही खरीदते हैं। अरे, अगर लोग गोपाल के अंडे खरीदते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो हर वो कोशिश करता हूँ जिससे लोग उस गोपाल के अंडे ना लेकर मुझसे अंडे लें, परंतु ये लोग हैं कि गोपाल से ही अंडे लेते रहते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, पुराने और सस्ते अंडे मत लाया करो। तुम्हारे इस नकली और घटिया सामान की वजह से गांव के लोग हमसे अंडे नहीं खरीदते हैं, उस गोपाल के अंडे खरीदते हैं, क्योंकि उसके अंडे ताजा और फ्रेश मुर्गी के होते हैं। हाँ। अरे भाग्यवान, तुम्हें नहीं पता मुर्गी के अंडे कितने महंगे होते हैं। यहाँ हमारे अंडे तो बिकते नहीं और तुम्हें मुर्गी के अंडे की पड़ी है। जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है दिमाग खाने। बड़ा है दिमाग वाले। जाती है यहाँ से कि नहीं? विक्रम गुस्सा करके अपनी पत्नी को वहाँ से भगा देता है, परंतु जब रात को खुद घर जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ गोपाल के बिकते हुए अंडे ही नजर आ रहे होते हैं। वो गुस्से में गोपाल के घर जाता है और उसके घर जाकर उसकी सभी मुर्गियों को पिंजरे से निकाल देता है, जिस वजह से सारी मुर्गियां भाग जाती हैं। और अगली सुबह जब गोपाल अपनी मुर्गियों को देखने के लिए जाता है तो उसके पिंजरे में एक भी मुर्गी नहीं होती,
जिसके बाद गोपाल अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी निशा वहाँ आ जाती है और गोपाल से कहती है, ये आपको क्या हो गया जी? आप सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे रो रहे हैं? आपको दुकान पर नहीं जाना है क्या? आपने अभी तक अंडे भी जमा नहीं किए। अरे निशा, अंडे तो मैं तब जमा करूंगा ना जब अंडे होंगे। हमारी सारी मुर्गियां न जाने कहाँ चली गई और यहाँ पर एक भी अंडे नहीं है। दुकान में भी सिर्फ कुछ दर्जन अंडे ही बचे हैं। अब हमारा क्या होगा? जो पैसे थे वो मैंने सारे माँ के इलाज में लगा दिए। अब घर कैसे चलेगा? माता रानी हमारे साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए और जाकर दुकान खोलिए। जितने अंडे हैं उतने ही आज बेच दीजिए। लेकिन निशा, मैं बोल रही हूँ ना, जाइए गोपाल जी, भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। निशा के बोलने पर गोपाल दुकान खोलता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और गोपाल से कहती है, बेटा, आज मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं और उन सभी की यही इच्छा है कि वो अंडे ही खाएंगे। पर बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतने सारे अंडे खरीद सकूं। बेटा, तुम मुझे कुछ दर्जन अंडे दे दो। अगर तुम आज मेरी मदद कर दोगे तो मैं मेरी बेटी का रिश्ता तय कर पाऊंगी, वरना वो लोग मेरी बेटी का रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इतनी सी मदद कर दो। अरे अम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप ये सारे अंडे ले जाइए, पैसों का क्या है? वो तो हाथ का मैल है। आप अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर लीजिए। उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि मुझे मेरे पैसे मिल गए। गोपाल का नेक दिल देख वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है और एक परी का रूप धारण कर लेती है। परी को अपने सामने देख गोपाल हैरान हो जाता है। जिसके बाद परी गोपाल से कहती है, गोपाल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए, इसीलिए मैं तुम्हें ये कुछ बीज दे रही हूँ। तुम इन बीजों से अंडे की खेती कर सकते हो। ये अंडे जादुई होंगे, परंतु याद रखना, 1 हफ्ते बाद तुम्हें ये बीज 1 मुट्ठी अपने खेत में बोने हैं और ये जादुई अंडे की खेती सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने इन्हें हाथ भी लगाया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर परी गोपाल को बीज देकर वहां से चली जाती है। गोपाल घर जाकर ये सारी बात अपनी बीवी को बताता है और उन बीजों से 1 मुट्ठी बीज लेकर गोपाल अपने घर के पीछे अंडे की खेती करता है। और अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि उस बीज से जादुई अंडे की खेती हो चुकी थी। पूरे खेत में अंडे ही अंडे थे और उनमें से कुछ अंडे बात कर रहे थे। उन अंडों को देख गोपाल उनके पास जाता है और अंडे गोपाल से बोलते हैं, हम सभी जादुई अंडे हैं, पर तुम्हें तो अपनी दुकान के लिए साधारण अंडे चाहिए ना गोपाल? हाँ। गोपाल की बातें सुनकर जादुई अंडे उसे बहुत सारे अंडे देते हैं और गोपाल से बोलते हैं, गोपाल, हम 5 दिनों तक ही तुम्हें साधारण अंडे दे पाएंगे। उसके बाद हम सभी जादुई अंडे मर जाएंगे। उसके बाद तुम्हें उस बीज में से 1 मुट्ठी बीज निकालकर उनकी खेती करनी होगी। पर याद रखना, जब हम मरेंगे तब हम एक बीज बन जाएंगे और तुम्हें हमें उठाकर संभाल कर रखना होगा। मैं सब समझ गया जादुई अंडे। गोपाल अब ऐसा ही करता है, परंतु विक्रम की बीवी ये सब देख लेती है और उसे जादुई अंडे की खेती के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो गोपाल के घर जाती है और उसके घर से कुछ बीज चोरी करके ले आती है और सारी बात विक्रम को बताती है। जिसके बाद विक्रम एक बार में ही सारे बीज खेत में बो देता है और अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो वो देखते हैं कि उसका पूरा घर और पूरी जमीन अंडों से भरी पड़ी है और वे सभी अंडे काफी गुस्से में हैं। जिसके बाद वो सभी अंडे विक्रम और उसकी पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी विक्रम गोपाल को आवाज लगाता है, गोपाल भाई, हमारी मदद करो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें इन जादुई अंडों से बचा लो, नहीं तो ये जादुई अंडे हमें अंडे बना देंगे। विक्रम की आवाज सुनकर गोपाल भागता हुआ विक्रम के पास आता है। जिसके बाद गोपाल हाथ जोड़कर जल्दी अंडों से बोलता है, ये जादुई अंडे, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं और एक छोटी गलती इनसे भी हो गई, पर अब इन दोनों को अपनी गलती पर पछतावा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जादुई अंडे तुम इनको माफ कर दो।
इन्हें इनके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। जब तक इन्हें इनके किए की सजा नहीं मिलती और ये खुद एक अंडे नहीं बन जाते, तब तक इनका लालच खत्म नहीं होगा। हे जादुई अंडे, मैं समझ सकती हूँ, परंतु मैं और मेरे पति नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी की जान जाए या वो अंडे बने। इसीलिए हमारी आपसे विनती है कि आप अपना गुस्सा त्याग दें और इन दोनों मूर्ख इंसानों को क्षमा कर दें। ठीक है, मैं इन दोनों को माफ कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों के कहने पर, वरना आज मैं उन्हें अंडा बना देता। इतना बोलकर सभी जादुई अंडे एक बीज बन जाते हैं, जिसके बाद गोपाल उन सभी बीजों को उठाकर अपने घर ले आता है। अब विक्रम और उसकी पत्नी भी लालच करना बंद कर देते हैं और अपनी किसी और चीज की दुकान खोल लेते हैं। तो वहीं गोपाल अपने जादुई अंडों की खेती करता है और इसी तरह से अपनी जिंदगी को जीने लगता है। जादुई आइसक्रीम की खेती। सुधा नाम की एक औरत जो कि बहुत गरीब थी, साथ ही एक विधवा भी, वो अपने छोटे से बेटे नील के साथ अकेली एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुधा लोगों के घर में साफ सफाई का काम करके अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नील स्कूल से घर आ रहा होता है, तभी उसकी नजर एक आइसक्रीम वाले पर पड़ती है, जहां बहुत भीड़ होती है। उसके साथ के सभी दोस्त उसे अकेला छोड़कर आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं और आइसक्रीम खरीद लेते हैं। उन्हें आइसक्रीम खाता देख नील के मुंह में भी पानी आ जाता है और वो भी आइसक्रीम वाले के पास जाता है और आइसक्रीम वाले से कहता है, अंकल मुझे भी एक आइसक्रीम दे दो, मैंने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो आइसक्रीम और लाओ 10 रुपए। पर अंकल मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास भी आइसक्रीम नहीं है। जाओ यहाँ से और पहले पैसे लेकर आओ, तभी आइसक्रीम खाने को मिलेगी। आइसक्रीम वाले की बात सुन नील घर जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे भी आइसक्रीम खानी है, मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई। आपको पता है, आज जब मैं स्कूल से आ रहा था तो सभी बच्चे आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ले रहे थे, पर जब मैंने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम मांगी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहते हैं पहले पैसे दो तब जाकर आइसक्रीम मिलेगी। माँ मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे पैसे दो ताकि मैं भी आइसक्रीम खा सकूं। पर बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें दे सकूं। तुम्हें तो पता है ना कि हम बहुत गरीब हैं। माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? बेटा हम इतने गरीब इसलिए हैं क्योंकि आज तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं हैं। अगर वो होते तो वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम खिलाते। अपनी माँ की बातें सुनकर नील आइसक्रीम खाने की जिद छोड़ देता है, परंतु ये बात सुधा को बहुत बुरी लगती है कि वो अपने छोटे बेटे को एक 10 रुपए की आइसक्रीम भी नहीं खिला सकती है। और सुधा यही बात सोचने लगती है, मैं क्या करूं कि मैं अपने बच्चों की छोटी से छोटी जिद को पूरा कर सकूं। उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा और आज पहली बार उसने मुझसे मांगा भी तो क्या बस 10 रुपए की एक आइसक्रीम, पर मैं उसे वो भी नहीं खिला पा रही। नहीं, मैं इस तरह से अपने बच्चे का हर बार मन नहीं मार सकती। मुझे दुगनी मेहनत भी करनी पड़ी तो मैं करूंगी, पर उसे मैं इस गर्मी में एक आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगी। हाँ, इतना सोचकर सुधा और मेहनत करने की सोचती है और अगली सुबह जल्दी उठकर बाहर काम देखने के लिए चली जाती है, जहां उसे एक फैक्ट्री में धागा काटने का काम मिलता है। अब सुधा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक फैक्ट्री में बैठकर धागा काटती है और उसके बाद लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई का काम करती है। फैक्ट्री से मिले पैसों से वो अपने बेटे नील के लिए 10 रुपए वाली आइसक्रीम खरीद लेती है और घर जाने लगती है। पर तभी रास्ते में उसे एक भूखी और घायल औरत मिलती है। वो औरत उसे रोक लेती है और उससे बोलती है, बेटी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है अब मैं कुछ ही देर की मेहमान हूँ। बस मैं मरने से पहले कुछ खाना चाहती हूँ। तुम मुझे ये आइसक्रीम दे सकती हो? उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सुधा थोड़ी सोच में पड़ जाती है। ये आइसक्रीम तो मैं नील के लिए ले जा रही थी, पर इन अम्मा को देखकर लगता है कि सच में अब ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगी। मरने वालों की इच्छा पूरी करनी चाहिए। आइसक्रीम का क्या है, मैं कल फिर से फैक्ट्री में जाकर थोड़ी मेहनत कर लूंगी और उनसे मिले पैसों से एक बार फिर से नील के लिए आइसक्रीम खरीद लूंगी। अभी आइसक्रीम मैं इस बूढ़ी अम्मा को दे देती हूँ। हाँ, यह सोचकर सुधा बूढ़ी अम्मा से बोलती है, ठीक है अम्मा, तुम ये आइसक्रीम खा लो,
मैं अपने बेटे के लिए कल दूसरी आइसक्रीम ले जाऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा उससे वो आइसक्रीम ले लेती है और आइसक्रीम खाकर एक परी का रूप धारण कर लेती है, जो सुधा से बोलती है, सुधा, मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकूं। तुम मेरी इस परीक्षा में पास हो गई हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और देख रही थी कि तुम एक स्वार्थी माँ बनोगी या फिर एक नेक इंसान, और तुम इस परीक्षा में पास हो गई। इसीलिए ये कुछ बीज मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये बीज कोई साधारण बीज नहीं है। तो ये किस प्रकार का बीज है? परी रानी, आप मुझे विस्तार से इन बीजों के बारे में बताइए ना। सुधा, ये जादुई आइसक्रीम का बीज है। जब तुम इन बीज को अपने घर के बाहर लगाओगी, तब तुम्हें इन बीजों की सिंचाई करनी होगी, ठीक उसी तरह से जैसे खेती की जाती है। 24 घंटों के अंदर ये बीज एक आइसक्रीम की खेती में बदल जाएगा और तुम्हारे घर के बाहर आइसक्रीम की खेती हो जाएगी। इतना बोलकर परी वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुधा उन बीजों को अपने साथ घर ले आती है और घर जाने के बाद उन बीजों को अपने घर के बाहर लगाने लगती है। यह सब देखकर नील अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये तुम क्या कह रही हो? बेटा, मैं आइसक्रीम की खेती कर रही हूँ। ये बीज मुझे एक परी ने दिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि इन बीजों को लगाने से हमारे घर के बाहर आइसक्रीम की खेती होगी, जिसमें बहुत सारी आइसक्रीम लगेंगी। सच में माँ? हाँ बेटा। माँ, फिर तो अपने पास भी बहुत सारी आइसक्रीम हो जाएगी। फिर तो मैं अपनी मन पसंद की आइसक्रीम भी खा सकूंगा और तुम इन्हें बेच भी सकोगी ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर ये खेती अच्छे से हो पाई और इसमें बहुत सारी आइसक्रीम हो गई, तो तुम अपने मनपसंद की कोई भी एक आइसक्रीम खा लेना। इसके बाद मैं आइसक्रीम का खुद का व्यापार करूंगी और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। फिर तुम्हें कभी भी अपनी इच्छाओं को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें अपनी गरीबी पर कभी अफसोस होगा। अच्छा बेटा, देखो, मैंने इन बीजों को मिट्टी में गाड़ दिया है। अब तुम जल्दी से इसमें पानी डाल दो। पानी क्यों माँ? ये तो जादुई बीज है ना? हाँ बेटा, ये जादुई बीज है, पर हमें इसकी सिंचाई करनी है, ठीक उसी तरह से जैसे खेती की जाती है। आखिर ये भी तो हमारी जादुई आइसक्रीम की खेती है ना। अगर आज हम इसमें पानी देंगे, इसकी देखभाल करेंगे, तो तभी तो कल सुबह ये हमें ढेर सारी आइसक्रीम देगी। ठीक है माँ, तुम यहीं रुको। तुम सारे बीज को मिट्टी में डालो, तब तक मैं घर में से पानी लेकर आता हूँ। मैं सभी बीजों में पानी डालूंगा ताकि वो अच्छे से बढ़ सके, ताकि जब मैं कल उठूं तब मुझे रंग बिरंगी आइसक्रीम मिल सके। ठीक है बेटा, अब जाओ, जाकर जल्दी से पानी ले आओ। अब नील जल्दी से घर में जाता है और पानी लेकर बाहर आ जाता है और उनमें पानी डाल देता है। कुछ देर बाद नील और सुधा घर में जाते हैं। नील बहुत खुश हो जाता है कि कल से उसे रंग बिरंगी आइसक्रीम देखने को मिलेंगी। जिसके बाद सुधा उसे समझाती है और बोलती है, बेटा, इस तरह से लालच नहीं करते। अगर तुम लालच करोगे कि कल सुबह तुम्हें बहुत सारी आइसक्रीम मिलेगी, तो तुम्हें इस लालच का गलत परिणाम भुगतना पड़ेगा। इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब अपने दिमाग से आइसक्रीम का ख्याल निकाल दो। ये सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। अगर उन्होंने चाहा तो कल सुबह आइसक्रीम की खेती होगी, अगर उन्होंने नहीं चाहा तो आइसक्रीम की खेती नहीं होगी। अगर ऐसा है माँ, तो मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा और आपकी तरह एक दयालु इंसान बनूंगा। शाबाश मेरे बच्चे। अब नील अपने दिमाग से आइसक्रीम की खेती का ख्याल निकाल देता है और सो जाता है। अगली सुबह जब सुधा और नील उठते हैं तो वो देखते हैं कि घर के बाहर आइसक्रीम की खेती लहरा रही है। जिसके बाद वो अपनी मनपसंद की कुछ आइसक्रीम उसमें से तोड़ लेते हैं। तो वहीं सुधा आइसक्रीम को तोड़कर अपना खुद का व्यापार करती है और गली गली जाकर उन आइसक्रीम को बेचती है। अब इसी तरह से जादुई आइसक्रीम की खेती की मदद से सुधा अपने आइसक्रीम के व्यापार को बढ़ा लेती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सुधा की सारी गरीबी दूर हो जाती है। जिसके बाद नील एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।